हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पढ़ ले जेई पर। इस क्लास से पहले तक हम लॉज ऑफ मोशन के कुछ पुली के प्रॉब्लम्स थे उनको डिस्कस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क में भी देके गए थे और काफ़ी बच्चों ने, आई एम जस्ट होपिंग कि आपने सॉल्व भी किए, राइट। मैंने आपको पहले ही बता दिया था सभी लोगों को कि लॉज ऑफ मोशन एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आपको ढंग से समझ में आने लग गया तो आगे की पूरी फिजिक्स आपके लिए बहुत आसान होने वाली है, राइट। तो इस पूरे लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चंस कौन से बेटा? क्वेश्चन वो जो पुली ब्लॉक सिस्टम पे बनते हैं, राइट। उसके अलावा आप इजीली बाकी जो भी बुक है आपके पास में, जिस भी मॉड्यूल को आप फॉलो कर रहे हो उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। किस टॉपिक के? पुली और ब्लॉक वाले टॉपिक के, ठीक है। चलिए, तो प्रॉब्लम हम आपको दे के गए थे और प्रॉब्लम सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके भी हम आपको बता के गए थे। यहां बेटा आपको एक सिस्टम दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं इसको बना देता हूं। ये पुली है, ठीक है। थोड़ा छोटा बनाते हैं इसको। लेट्स से दिस इज द पुली और इस पुली के साथ में दो मास कनेक्टेड है, राइट। दिस इज द मास 1 और दिस इज मास 2, ठीक है। कुछ ऐसा सा सिस्टम है। पुली जा रही है ऊपर की तरफ, वीपी, बी ब्लॉक भी ऊपर की तरफ जा रहा है वीबी से, और ए कहाँ जा रहा होगा इसके बारे में अपन को बताना है, ठीक है। ए कहाँ जा रहा होगा इसके बारे में अपन को बताना है, ठीक है। तरीके बहुत सारे सवाल को सॉल्व करने के बेटा, जो हमने डिस्कस किए वो भी तरीके काम करते हैं। कुछ और नए तरीके सीख लेते हैं, राइट। क्योंकि यार अब आपको ना, मतलब आपके पास में फंडे आते जाएंगे, आपके पास चीजें आती जाएंगी और उन चीजों को, उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करना है सवाल में, दैट विल ऑब्वियसली कम विद प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस के साथ आपको आता जाएगा। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे आपको खुद रियलाइज होने लगे कहां कौन सा मेथड फिट हो रहा है, ठीक है। तो कुछ तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे डिस्प्लेसमेंट की, भाई हाँ ठीक है, इसको अगर एक्स ऊपर जाना है, पुली अगर एक्स ऊपर जाएगी तो 2x लेंथ फ्री होनी चाहिए। पता है ये बात तो सभी लोगों को, है ना। दूसरी भी चीज देख लेते हैं एक बारी कि हमें बताया गया है कि इसमें एक पुली वुली दिखा रखी है, एक सिस्टम है ओवर विच स्ट्रिंग पासेस एंड कनेक्टेड टू टू मासेस ए एंड बी। पुली मूव्स अप विद द वेलोसिटी वीपी एंड बी इज गोइंग अप विद द वेलोसिटी वीबी। तो वेलोसिटी ऑफ ए बतानी है। अगर वीपी की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड और वीबी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है तो दूसरे केस में बोला गया है कि वीपी 5 मीटर पर सेकंड है बट वीबी -20 है। -20 का मतलब नीचे की तरफ है वेलोसिटी, ठीक है। समझ में आया केस? अच्छा, बहुत तरीकों से कर सकता हूं मैं। एक तो अपना जो जनरल मेथड है, जो मैं इमेजिन कर सकता हूं जिस चीज को, उस इमेजिनेशन से भी ये सवाल हो ही जाएगा। मतलब थोड़ा इंट्यूशन होता है ना कि यार मान लो इसकी वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि 1 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट पुली का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात कर रहा हूं मैं। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू पुली भी सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। मैंने माना कि पुली जो है ना ऊपर चली गई बेटा। कहां चली गई? ऊपर। 1 सेकंड में एक्स लेंथ ऊपर गई है। अगर पुली एक्स लेंथ ऊपर गई है, सुन लेना आप ध्यान से, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो एक्चुअल में पुली ने 2x लेंथ खींच दी है। किसकी? रस्सी की। कितनी लेंथ खींच दी है? 2x लेंथ खींच दी है रस्सी की। समझ में आया? मतलब अगर इस पुली को आप मतलब इमेजिन करो थोड़ा ऊपर कि ये पुली लेट से यहां पहुंच गई, ठीक है। पहले यहां थी, ठीक है, अब यहां पहुंच गई, ठीक है। पहले ये पुली यहां थी, ऐसे थी, ठीक है, अब ये यहां पहुंच गई। मतलब पुली का सेंटर जो है x लेंथ ऊपर चला गया। तो बेटा ये अपने साथ इधर से और इधर से x लेंथ ऊपर लेके गए, यानी कि टोटल लेंथ जो है, जो इंक्रीज हुई है वो है 2x। कितनी लेंथ इंक्रीज हुई है? बट इंक्रीज हुई है बेटा 2x। समझ गए? समझ गए ना। मतलब दोनों मासेस का डिस्प्लेसमेंट मिला के 2x होना चाहिए, ठीक। अगर पुली का डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में x हो रहा है तो, और 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट x को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? स्पीड। ये तो स्पीड है, ये दे रखी है 5। तो बेसिकली दोनों मास की जो टोटल स्पीड होनी चाहिए वो 10 होनी चाहिए। ऑलरेडी इसकी 10 है, ऑलरेडी इसकी आप 10 है, मतलब ये 1 सेकंड में 10 चला जाएगा। तो जो लेंथ फ्री हो रही है या जो लेंथ चाहिए पुली को ऊपर जाने के लिए बेटा लेंथ चाहिए ना, फ्री लेंथ, वो ये दे देगा। मतलब ए रेस्ट पे रहेगा तो ये की वेलोसिटी 0 हो गई। ये तो बेटा सोच के कर रहा हूं मैं सवाल को कि अच्छा हाँ ये पॉसिबल है। ये तो मैं सोच रहा हूं, मैं सोच के सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं कि हाँ भाई ये बात भी पॉसिबल है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि यार देखो, मानो या ना मानो स्ट्रिंग की लेंथ तो फिक्स ही रहनी है। स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो तो फिक्स ही रहनी है, तो सबको पता है ना सबको। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं पुली पे बैठ गया। कहां बैठ गया बेटा? पुली पे बैठ गया, ठीक है।
मैंने देखा कि ये वाली लेंथ है, इसको मैं x1 बोल देता हूँ पुली से और यहाँ तक की लेंथ, और यहाँ से और यहाँ तक की लेंथ है, इसको मैं x2 बोल देता हूँ। बोल दूँ मुझे पता है चाहे कुछ भी हो जाए, x1 प्लस x2 जो है, क्योंकि पुली इनएक्सटेंसिबल है, वो जीरो होना, सॉरी जीरो नहीं, कांस्टेंट होना चाहिए। x1 और x2 जो है ना, मतलब ये कहीं भी मूव करे, पुली कहीं भी मूव कर रही है, कुछ भी मूव कर रही है, कैसे भी मूव कर रही है, मास कहीं भी मूव कर रहे हैं, लेकिन ये लेंथ, ये वाली लेंथ नेग्लिजिबल मानते हैं। पुली को जो ऊपर से जाती है वो लेंथ को नेग्लिजिबल मानते हैं। मुझे ये पता है ये लेंथ कांस्टेंट रहेगी, x1 प्लस x2 कांस्टेंट रहेगी। हो सकता है x1 बढ़ रहा होगा, x1 बढ़ेगा तो x2 घट जाएगा, अगर x2 बढ़ेगा तो x1 घट जाएगा पुली के रिस्पेक्ट में। मतलब मैं पुली पे बैठा हूं तो मेरे लिए तो पुली रेस्ट पे, क्योंकि मैं तो पुली पे हूं, पुली थोड़ी डिस्प्लेस हो रही है मेरे रिस्पेक्ट में। ग्राउंड वाले आदमी को पुली ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है बेटा, ग्राउंड वाले आदमी को पुली ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मैं अगर पुली पे बैठ जाऊं तो मेरे लिए तो पुली वही है, हमेशा वही है। ठीक है, तो मेरे लिए मासेस की क्या मोशन है उसको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे पता है कि ये लेंथ जो है, पुली पे बैठा हूं, नीचे देख रहा हूं मैं, ए की जो लेंथ है, जहां से जिस रस्सी से ए मास जुड़ा हुआ है वो लेंथ x1 है, ये लेंथ x2 है। मैंने डिफरेंशिएट कर दिया इसको, तो मैंने लिख दिया dx1 बाई dt प्लस dx2 बाई dt इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे बात समझ में, dx1 बाई dt प्लस dx2 बाई dt बराबर 0 आ गया। ठीक है सर, x1 क्या है, पुली के लिए या पुली के रिस्पेक्ट में, पुली पे बैठे हुए आदमी के लिए मास 1 की दूरी, x2 क्या है, मास 2 की दूरी, b मास की दूरी। ठीक है, dx1 बाई dt क्या है, पुली के रिस्पेक्ट में जो a है उसकी दूरी किस रेट से चेंज हो रही है। x1 क्या दूरी है a की पुली से, अब dx1 बाई dt क्या हो जाएगा कि किस रेट से x1 चेंज हो रहा है टाइम के साथ, dx2 बाई dt क्या हो जाएगा किस रेट से x2 चेंज हो रहा है, किसके लिए, पुली पे बैठे हुए आदमी के लिए। तो इसको मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू पुली, और इसको मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू पुली। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बोलो 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 बोलो, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा, इसको मैं इधर ले आया, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू पुली बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू पुली का नेगेटिव। तो इसको लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली, है ना। अभी तो पुली के रिस्पेक्ट में आई है बेटा, ये सारी चीजें किसके रिस्पेक्ट में, पुली के रिस्पेक्ट में। मुझे चाहिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के लिए कितना होगा इनका स्पीड, है ना, वही एक्चुअल में पूछा हुआ है हमसे। ठीक, और बराबर हो जाएगा माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली विल बी इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ b प्लस वेलोसिटी ऑफ पुली। इसको पुली को इधर ले आओ, इधर इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ b बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ पुली। ये आ रहा है अपने पास में एक्सप्रेशन। मतलब अगर आपको पुली की स्पीड पता है कि किस स्पीड से पुली ऊपर नीचे जा रही है, ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाली को नेगेटिव लेंगे हम। ठीक है, तो आप ए और बी और दो मास जो पुली से पास कर रहे हैं उनका और पुली की खुद की स्पीड का क्या निकाल सकते हो, रिलेशन निकाल सकते हो। मैंने कोई बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं लगाया इसमें, बहुत बेसिक बात है। क्योंकि देखो हो सकता है बेटा, सुनना मेरी बात को समझना, अब जहां प्रॉब्लम्स आती है ना बच्चे के लिए, वो प्रॉब्लम्स को मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लेता हूं एज अ स्टूडेंट, कि बच्चे कई बार सोचते हैं कि सर ये पुली ऊपर जा रही है, ठीक है, ठीक है, तो हो सकता है कि दोनों मास भी ऊपर जा रहे हो। मैं मान लेता हूं कि दोनों मास बराबर है, सुनना जरा ध्यान से सुनना बस इस चीज को, दोनों मास बराबर है तो बेटा कोई ऑब्वियस सी बात है, दोनों मास बराबर तो बैलेंस रहेंगे नेट फोर्स, तो किधर भी मूव नहीं करेगा सिस्टम, नहीं करेगा ना। अच्छा, तो जितनी पुली ऊपर जा रही है, ठीक है, जितनी पुली ऊपर जा रही है भाई, जितनी पुली ऊपर जाएगी, अगर पुली मान लो कि x लेंथ ऊपर जा रही है तो पुली को 2x लेंथ चाहिए। कितनी लेंथ चाहिए बेटा, 2x लेंथ, तो ये x चढ़ेगा, ये x चढ़ेगा। ठीक, सिंपल सी बात थी। तो जिस रेट से पुली जा रही थी हम उस रेट से निकाल सकते हैं जमीन के रिस्पेक्ट में भाई ये कितनी स्पीड से या कितनी दूरी चल रहे होंगे पर सेकेंड। ठीक है, पता है ना ये बात, पुली अपने साथ है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है कि हो सकता है नीचे जा रहा हूं, ये ऊपर जा रहा हूं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, हो सकता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों ऊपर जा रहे हूं। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका क्या है, पुली पे बैठ जाओ। पुली पे बैठ के आप देख सकते हो कि ये नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, क्योंकि आपको मास दिख रहे हैं, उनकी दूरियां दिख रही हैं, और जिस रेट से वो दूरियां बढ़ रही हैं या घट रही हैं। अगर मैं पुली पे बैठा हूं, ए नीचे जा रहा है, तो देखो x1 बढ़ता जा रहा है, नीचे बढ़ता जा रहा है ना, तो जिस रेट से बढ़ रहा है कि कितने टाइम में कितना बढ़ रहा है, वो ए की वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू पुली।
और बी की जो लेंथ है x2 वो घटती जाएगी, पुली बैठा हुआ मैं घटती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू पुली, बात कर रहा हूं पुली पे बैठ के। तो जिस रेट से कम हो रही हो बी की स्पीड हो गई। दूसरी चीज इसमें कहा आ जाती है कि भैया ये पुली के रिस्पेक्ट में हमने लिखा है, हमें सारी चीज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखनी है, हमें आंसर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा भाई, सिंपल सा हमने फॉर्मूला लगा दिया कि टोटल लेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगी, रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, खत्म कहानी। तो वो फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। दो मास है, पुली अगर जा रही है कहीं ऊपर जा रही नीचे आ रही होती तो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ पुली नेगेटिव लिख दूंगा मैं फॉर्मूला में, ऊपर वाली वेलोसिटी पॉजिटिव नीचे वाली नेगेटिव, और जिसको निकालना उसका साइन कभी नहीं रखूंगा, ठीक है। तो अब मुझे सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में बोला है कि वीपी की वैल्यू है 5 और वीबी की वैल्यू 10। तो मैं क्वेश्चन नंबर जो अपना क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट सॉल्व करता हूं। पहला पार्ट अगर मैं सॉल्व करूंगा ए पार्ट, तो भैया वीपी की वैल्यू है 5 और वीबी की वैल्यू 10 पॉजिटिव, ठीक है। तो वी ए प्लस 10 बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स 5, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो वी ए की वैल्यू आ गई 0। देखो जो हमने इंट्यूशन लगाया था वो बिल्कुल करेक्ट है। और बी ऑप्शन में क्या आ रहा है, बी ऑप्शन में आ जाएगा अपने पास में कि वी ए जिसको निकालना उसका साइन नहीं रखना भाई, अपने आप आ जाएगा, प्लस वी बी की वैल्यू है -20 और पुली जा रही है वही 5 से, यानी कि 10 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इधर गया तो भैया वी ए की वैल्यू आ गई 30। तो अगर पुली 5 से ऊपर जा रही है और बी 20 से नीचे जा रहा है, बी 20 से नीचे जा रहा है, तो ए 30 से ऊपर जा रहा होगा, ए 30 से ऊपर जा रहा होगा। और इसको आप महसूस भी कर सकते हो यार, सिंपल सी बात है। कैसे महसूस करोगे, सोच के देखो। अब पुली पे बैठे हुए हो, ठीक है, चलो पुली पे छोड़ो, ग्राउंड पे हो आप, आपने देखा कि बी आया है 1 सेकंड में 20 नीचे और पुली गई है 5 ऊपर। पुली 5 ऊपर जाएगी तो पुली को क्या चाहिए बेटा, टोटल लेंथ 10 चाहिए। अरे पुली अगर 5 ऊपर जाएगी दोनों तरफ से लेंथ 10 चाहिए, ठीक है। तो बी आया 20 नीचे, पुली गई 5 ऊपर, यानी कि 10 और लेंथ फ्री हुई। तो ये बेटा ए जो है वो ऑब्वियस सी बात है बी की वजह से 20 ऊपर चढ़ा होगा और पुली की वजह से 10 ऊपर चढ़ा होगा, टोटल आ गया 30। सिंपल है। तो ये बेसिक नॉलेज है जिसके बेस पे आप सवाल जो है उनको डिस्कस सॉल्व कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। इसको थोड़ा याद रखोगे तो बेटर ही रहेगा। पुली पे चढ़ जाना, पुली के रिस्पेक्ट में देख लेना, कहानी खत्म है। अभी तक तो हम बेटा जो पुली है उसकी जो मोशन है उस मोशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई पुली ऊपर जाएगी नीचे जाएगी तो क्या होगा, मास किधर किधर जाएंगे। हमने फोर्सेस की बात नहीं की थी अभी तक, अब करेंगे, अब करेंगे। और जनरली अभी ये ऐसे सवाल आना जेई में बंद हो गए, पहले बहुत आते थे पुली उली के सवाल। जनरली जेई के पेपर में जो सवाल आते हैं और आगे फ्रिक्शन में, वर्क पावर एनर्जी में जो सवाल हमारे काम आएंगे वो सवाल हम जनरली वर्चुअल वर्क मेथड से ही करेंगे। किससे करेंगे बेटा, वर्चुअल वर्क मेथड से। वो टेंशन और समझ गए ना, वर्चुअल वर्क मेथड लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था हमने, ठीक है। सवाल देख लो कि एक इंक्लाइन है, ठीक है, उस पे एंगल अल्फा है, एंगल बीटा है, m2 मास है, m1 मास है ना। आपको क्या बताना, आपको बताना एक्सेलरेशन कितना होगा m1 और m2 का, ठीक है, अगर इनको रेस्ट से रिलीज किया जाए तो, ठीक है। अब काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा होगा सवाल आप लोगों को देखने में, और है भी, एक 11वीं क्लास के बच्चे के लिए डिफिकल्टी है, ठीक। बाकी मैं बता देता हूँ क्या मामला क्या है, ठीक है। बेटा अपने पास ना ऐसा एक इंक्लाइन है, ठीक है, एंगल अलग अलग है, ये तो थोड़ा वैसा सा ही दिख रहा है अपन को, मतलब कि एंगल सेम है। तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। अब एंगल शायद अलग अलग दिख रहे हैं, हाँ ठीक है। ये एंगल अल्फा था, ये एंगल बीटा था, यहाँ मास था m1, और ऐसे रस्सी जा रही थी। यहाँ पे एक फिक्स पुली है, ठीक है, इस पुली के ऊपर से होकर रस्सी आएगी, ठीक है, फिक्स पुली है, इस पुली के ऊपर से होकर रस्सी आ रही है, और हमें दूसरा मास यहाँ पे m2 भी लगा देना है, ठीक है। अगर मैं रेस्ट से इस सिस्टम को, अभी मैंने पकड़ा हुआ है, अभी मैंने इसको सिस्टम को पकड़ा हुआ है, अगर इस सिस्टम को मैं रेस्ट से रिलीज करता हूं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, उसके लिए ना मुझे इनके मास को पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों पता करना जरूरी है, क्योंकि अगर मेरे को पता ही नहीं होगा कि मास कितना कितना है तो मैं फोर्स नहीं लिख पाऊंगा कितने कितने लग रहे हैं। फोर्स नहीं लिख पाऊंगा तो रेस्ट से रिलीज करने के बाद मुझे ये पता नहीं चलेगा सिस्टम इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा।
तो दोनों ही केस हो सकते हैं। सिस्टम इधर भी मूव कर सकता है, मतलब ये वाला मास नीचे आ रहा हो और इसके साथ साथ ये वाला मास ऊपर चढ़ रहा हो, और ये भी हो सकता है जैसे मैंने इसको छोड़ा तो ये नीचे चढ़ रहा होगा, ये ऊपर चढ़ रहा होगा। दूसरा केस भी पॉसिबल है, दोनों ही पॉसिबल है, दोनों ही केसेस पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। अब क्योंकि दोनों केस पॉसिबल हैं तो हमें एक केस कंसीडर करना है। तो मैं मान रहा हूं सिस्टम उधर मूव कर रहा है, मतलब मैं मान रहा हूं ये भाई साहब मान लो कि एक्सेलरेशन कुछ ए से नीचे आ रहा है, तो क्या ये ए से ऊपर जा रहा होगा क्या? दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा क्या? अरे सेम रस्सी से जुड़े हुए हैं दोनों, तो जिस रेट से ये नीचे जा रहा होगा उस रेट से रस्सी खींच रही होगी, उसी रेट से ऊपर चढ़ रहा होगा। सिंपल सी बात है, चाहे वर्चुअल मेथड लगा के देख लो। यहाँ टेंशन टी है पूरे में, अरे पूरे में टेंशन टी रहेगी ना रस्सी में, तो टी इंटू A1 बराबर हो जाएगा टी इंटू A2, सिंपल। तो इसका एक्सेलरेशन A1 बराबर A2, वर्चुअल वर्क मेथड पता है सभी को, और वैसे भी फील हो रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि अगर पुली जो है ना वो मूव करती है तो दिक्कत आती है सिस्टम में। अगर पुली रेस्ट पे है और एक ही रस्सी से दो मास जुड़े हुए हैं, तो एक जहां जा रहा होगा ना सेम एक्सेलरेशन से, दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, क्योंकि रस्सी की लेंथ को तो कांस्टेंट रखना है ना भाई, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक की बात? ओके जी, ठीक है। ये अगर ए से नीचे आएगा, रस्सी खींचेगी ए से हर एक पॉइंट, तो ये भी ए से ऊपर चढ़ रहा होगा। अच्छा, अब इस पे ना, इस M1 पे हमें नेट फोर्सेस देखने, ठीक है। तो M1 पे जो फोर्स लग रहा है, सबसे पहले वेट वो लग रहा होगा नीचे। देखो वेट हमेशा ऐसे नीचे लगता है अर्थ की तरफ, ठीक है। ये हो जाएगा M1G। और अगर मैं बात करूं M2 की, तो M2 का भी वेट कहां लग रहा होगा? ऐसे नीचे, ये M2G। इसमें तो कोई गलत बात नहीं है बेटा, वेट हमेशा डाउनवर्ड लगा दो। अब इस वेट के ही हमें कंपोनेंट करने, और मैंने पहले ही बता दिया, जब भी हम किसी इंक्लाइन पे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना, इंक्लाइन पे ब्लॉक वगैरह मिलेगा, तो हम लोग को एक ही काम करना, अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन हमें क्या करने हैं बेटा? कंपोनेंट करने। अलोंग द इंक्लाइन क्यों? क्योंकि मोशन जो होगी ब्लॉक की वो अलोंग द इंक्लाइन हो रही होगी, दिख रही है। और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन क्यों? क्योंकि बेटा एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन आया है तो दूसरा परपेंडिकुलर ही आएगा उसके। यार हमने तो यही पढ़ा, देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही पढ़े ना, अगर एक अलोंग द इंक्लाइन आएगा तो दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर आएगा। तो सभी फोर्सेस को मुझे अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन ले जाना है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो मैंने इस mg के दो टुकड़े किए, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन और अलोंग द इंक्लाइन, ऐसे होंगे, ठीक है। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा, और ये M1G कॉस अल्फा हो गया, और ये M1G साइन अल्फा हो गया, ठीक है। रस्सी में मैंने टेंशन टी मानी हुई है, देखो, ठीक है। पूरी रस्सी में टेंशन टी है, किसके लिए देख रहे हैं वो अलग बात है, ठीक। अच्छा, ये वाली सरफेस इस मास को ऊपर की तरफ पुश कर रही होगी क्या? बिल्कुल कर रही है सर। तो यहां नॉर्मल लग गया N1, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अच्छा, इसकी भी कर लें, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं यार। ये अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन दो कंपोनेंट किए, ये बीटा है 90, ये 90 माइनस बीटा, तो ये बीटा, ये M2G कॉस बीटा, ये वाला कंपोनेंट M2G साइन बीटा, और ये क्योंकि कांटेक्ट में है तो नॉर्मल भी लग रहा होगा N2, ठीक है। तो दोनों का हमें सारा हिसाब किताब पता चल गया। अब क्योंकि मैंने माना है कि सिस्टम ऐसे मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, जो ये मतलब ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब रेस्ट से जब हम रिलीज करेंगे, ठीक है, अभी तो हमने पकड़ा हुआ है, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा, रेस्ट से जब हम रिलीज करेंगे और इसका एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन अगर ए है, तो मतलब इसमें नेट फोर्स लग रहा है अलोंग द इंक्लाइन, जिसकी वजह से इस पे एक्सेलरेशन है ए, ठीक है बेटा। क्लियर है? कैसे है भाई? ये ब्लॉक ऊपर तो नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा ना ऊपर, ऐसे ही मूव कर रहा है, और ये इस इंक्लाइन में भी नहीं धस रहा है, मतलब जो ऐसे परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन फोर्सेज हैं वो तो बराबर है, मतलब वो बैलेंस है। N1 बराबर कर रहा है M1G कॉस अल्फा को, ठीक है। पहली चीज मुझे ये पता चली। सेम ये भी बेटा ना ऊपर जा रहा ना ऐसे इधर परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन जा रहा, ना इंक्लाइन में धस रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो मतलब ये वाला फोर्स इसके बराबर है। तो N2 बराबर है M2G कॉस बीटा के। अब और आगे क्या है भाई? ये वाला ब्लॉक जो है ना इधर मूव कर रहा है, ये वाला जो ब्लॉक है बेटा इधर मूव कर रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये ऐसे नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो इस पर नेट फोर्स नीचे की तरफ होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस पर टेंशन की, तो मास से टेंशन कहां होगी? दूर की तरफ,
और अगर मैं बात करूं इस पे, तो मास से टेंशन कहां होगी? दूर की तरफ, हर एक बॉडी से टेंशन दूर की तरफ, जिस पॉइंट के लिए देख रहे हो उससे दूर कर दो टेंशन को बस, ठीक है। तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स जो होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि नीचे मूव कर रहा है, ऊपर वाला फोर्स छोटा होगा अलोंग द इंक्लाइन। तो नीचे फोर्स कौन सा लग रहा है? m1g साइन अल्फा, तो इसको मैंने पॉजिटिव मान लिया, माइनस टी, ये नेट फोर्स है। अलोंग द इंक्लाइन नेट फोर्स क्या है? नीचे की तरफ m1g साइन अल्फा, उसको पॉजिटिव लेंगे, पीछे की तरफ टी, यही फोर्स है अलोंग द इंक्लाइन, ये नेट फोर्स आ गया। नेट फोर्स बराबर क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका? m1 और एक्सेलरेशन है, ठीक है। अच्छा, तो यहां से मेरे पास इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही इसका होगा। सर टेंशन कैसे लिखें अगर नहीं दे रखी सवाल में? इसकी इक्वेशन लिखो भाई, ये ऊपर चढ़ रहा है, अगर ये ऊपर चढ़ रहा है मतलब इसमें ऊपर वाला फोर्स बड़ा है, नीचे वाला फोर्स छोटा है, तभी तो ऊपर जा रहा है। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है वो वाला फोर्स पॉजिटिव, उसके ऑपोजिट नेगेटिव। ये तो छोटी छोटी बातें सिखा रहा हूं। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है पार्टिकल वो वाला फोर्स पॉजिटिव, ऑपोजिट वाला नेगेटिव। तो टेंशन पॉजिटिव होगी और ये m2g साइन बीटा नेगेटिव होगा। तो t माइनस m2g साइन बीटा बराबर आ जाएगा, ये नेट फोर्स हो गया। अरे भाई ऊपर चढ़ रहा है तो अलोंग द इंक्लाइन नेट फोर्स ऊपर आना चाहिए, तो ये फोर्स बड़ा होगा, ये फोर्स छोटा होगा, अलोंग द इंक्लाइन नेट फोर्स ऊपर आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा मास कितना है m2 इनटू इसका एक्सेलरेशन कितना है a। दोनों का एक्सेलरेशन बराबर क्यों, ये तो समझ में आ गया, बढ़िया है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो ये आ गया अपने पास में m1g साइन अल्फा माइनस m2g साइन बीटा। एक सेकेंड, दोनों इक्वेशन को ऐड किया है ना हमने, ठीक है, लिख देता हूं मैं ढंग से। ये आ जाएगा बेटा अपने पास m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा इंटू जी बराबर m1 प्लस m2 इंटू ए। अगर मुझे a निकालना तो m1 प्लस m2 को इधर भेज दूंगा, तो m1 प्लस m2 को इधर भेज दिया और अपने पास में a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। खत्म कहानी। ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है। किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? मासेस पे और इंक्लिनेशन पे। मासेस पे तो डिपेंड कर ही रहा है बेटा, इंक्लिनेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, और करेगा भाई, इसमें क्या है, गलत बात थोड़े ना, करना चाहिए उसको, ठीक है। क्लियर है मेरे हिसाब से सारी कहानी, यहां तक की होनी भी चाहिए भाई, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा, और आगे कहानी ऐसी है बेटा, आगे वाला सवाल जो है उनको देख लेते हैं एक बारी। ओए होए क्या बात है। अब यहाँ देखो ये वाली पुली मूव कर सकती है, कर सकती है ना, तो वर्चुअल वर्क मेथड यहाँ कैसे हेल्प करेगा देख लेना। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ऑफ मास m2 का एक्सेलरेशन बताना इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर इफ द मास m2 इज n टाइम ग्रेट एज द मास m1, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन फॉर्म विद हॉरिजॉन्टल इज थीटा, दिख रहा है वो। मासेस ऑफ पुली एंड थ्रेड आर 0 लिखा हुआ है, ठीक है। चलो जी पहले डायग्राम बनाते हैं अपन, फिर ज्यादा सॉल्व करने में इसको मजा आएगा। सवाल क्या है उसको समझा देता हूं। रेस्ट से रिलीज करेंगे सिस्टम को, ठीक है। इंक्लाइन है, ये एंगल अल्फा है, सॉरी थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। कितना है एंगल बेटा? थीटा। तो ये एंगल आ रहा है अपने पास में थीटा। अब क्या है ना कि यहाँ पे एक मास है m1 और यहाँ से यहाँ पे एक फिक्स पुली है, ठीक है। इस पुली के ऊपर से होता हुआ, मतलब एक और शायद पुली है, ठीक है, और फिर मास है, हाँ ठीक है, एक पुली है, उस पुली पे मास है। तो यहाँ से एक पुली और बनाते हैं, ठीक है, ये यहाँ फिक्स है और यहाँ इस पे एक और मास है m2, ठीक। पुलिस को मैं वाइट कर देता हूँ, ये फिक्स है, ये मूव कर सकती है, ऊपर नीचे जा सकती है ना ये, अरे क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे जा सकते हैं। मतलब जैसे मान लो इस मास को मैं नीचे खींच रहा हूँ, ये पुली भी नीचे आ गई, ये पुली ऊपर जा रही है, मास भी ऊपर जा रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन पार्टिकल्स का सेम हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अब पुली मूव कर रही है,
भाई ये हो सकता है नीचे जा रहा हो, पुली ऊपर जा रही हो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करो और ये मास नीचे जा रहा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें दो अलग अलग रस्सियां दिखाई दी पहले तो। एक रस्सी है ये वाली, इसमें मैं मान लेता हूं टेंशन T1 पूरी में, ठीक है, यहां टेंशन T1, और ये जो दूसरी रस्सी है इसमें टेंशन T2 मान लेता हूं मैं। अलग अलग रस्सी में टेंशन अलग अलग मानने का, क्या समझ में आया? अच्छा, वर्चुअल वर्क मेथड लगा दें, लगा दें, सिंपल सी बात है, ठीक। वर्चुअल वर्क मेथड का भी अब अपन एक्सटेंशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एक्सटेंशन देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, पुली क्योंकि मासलेस है तो पुली पे नेट फोर्स जीरो करना है हमें, पुली पे नेट फोर्स हमें जीरो करना है। तो पुली पे नेट फोर्स जीरो करने के लिए देखो, पुली के ऊपर नेट फोर्स जीरो करने के लिए देखो, पुली के लिए ऊपर टेंशन है T1 और यहां टेंशन T2 पुली से दूर, और इस रस्सी में भी टेंशन T2 पुली से दूर, क्योंकि यार देखो ये रस्सी सेम है तो इसमें टेंशन T2 रहेगी। तो T2 टेंशन इधर, T2 टेंशन इधर और T1 ऊपर, तो मतलब T1 बराबर आ जाएगा 2T2। पहला तो हमें ये पता चला, ठीक है। सबसे पहले मूवेबल पुली के केस में सबसे पहले यही करना है हमें, ठीक, पुली के ऊपर नेट फोर्स जीरो कर दो। अच्छा, अब क्या करना है भाई, अब वही वर्चुअल वर्क, ठीक है। क्या बेटा? वर्चुअल वर्क कि डिस्प्लेसमेंट मान लो आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कि ये इधर जा रहा है, इसका मास जो M1 वो भारी है, ये ज्यादा है नीटा टाइम से इससे, ठीक है। तो ये मान लिया मैंने, इधर जा रहा है A1 एक्सेलरेशन से और ये जा रहा मान लो ऊपर की तरफ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में A2 एक्सेलरेशन से। मान लो ये अगर नेगेटिव आएगा तो वो अपने आप, मतलब अपन को तो मानना है, वो जो भी आएगा वो अपने आप आ जाएगा, साइन बता देगा। मैं अगर ये इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो मैं समझ जाऊंगा कि भैया ये ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है, या इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो मैं समझ जाऊंगा सिस्टम ऐसे नहीं, सिस्टम ऐसे मूव कर रहा है। समझ में आ गया ना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो जनरल जम्पशंस पे काम चल रहा है। मैंने मान लिया A1 से नीचे जा रहा है, A1 से A2 से ऊपर जा रहा है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते थे, हम करते थे भैया इसमें टेंशन, अगर ये नीचे जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, टेंशन इधर की तरफ है, इसमें डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट और टेंशन अलग अलग डायरेक्शन में हो तो वर्क नेगेटिव आता था, सेम डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव आता था, यही कहानी थी। तो मैं लिखूंगा T1 इंटू X1 नेगेटिव में, मतलब ये X1 मूव किया M1 जो है, ठीक है, और साथ में मैंने लिखा प्लस नेटवर्क जीरो होगा ना वर्चुअल वर्क में, समझ में आ गया, टेंशन के द्वारा जो नेटवर्क होगा वो जीरो होगा, ठीक है। प्लस इस मास के लिए अगर मैं देखूं तो, मास के लिए बात कर रहा हूं, पुली के लिए टेंशन नीचे, मास के लिए देखूं तो ऊपर है टेंशन, तो T2 टेंशन ऊपर है और इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर है, मतलब जा भी ऊपर रहा है, तो T2 इंटू X2 ये इसका पॉजिटिव वर्क आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन बराबर आएगा जीरो। मैं इसको डिफरेंशिएट करता रहूंगा, टेंशन तो कांस्टेंट है, T2 की वैल्यू इस पूरी रस्सी में सेम रहेगी, कांस्टेंट है, T1 की वैल्यू इस पूरे में सेम रहेगी, कांस्टेंट है। मैं डिफरेंशिएट करता रहूंगा तो एक बार करूंगा वेलोसिटी आ जाएगी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया मैंने, ठीक है, और दूसरी बार मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो अब ना हम अब से क्या करेंगे, सुन लो ध्यान से, मैं बार बार अब ये नहीं करूंगा कि डिस्प्लेसमेंट देखूंगा फिर वेलोसिटी, हो गया बहुत, अब सीख गए। अब हमें क्या करना है, हमें टेंशन देखनी है और हमें एक्सेलरेशन देखना है, क्योंकि अल्टीमेटली आना तो यहीं पे ही अपन को, और वो ऐसे दो बार डिफरेंशिएट करके हमें टाइम सेविंग ट्रिक सीखनी है। मेरे को क्या देखना है, मेरे को टेंशन देखनी है और मेरे को एक्सेलरेशन देखना है। टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट का सम जीरो रहेगा, नेट सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन विल बी जीरो, क्योंकि बेटा वो वर्चुअल वर्क वाली बात है, उसको एक अलग स्टेटमेंट में मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपको दो स्टेप एक्स्ट्रा ना लिखने पड़े। अगर टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो टेंशन एक्सेलरेशन का जो डॉट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, टेंशन एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में तो वो नेगेटिव आएगा। टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट पॉजिटिव आएगा, नहीं तो नेगेटिव आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पे टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट लिखो TA, दोनों अलग अलग डायरेक्शन, नेगेटिव लिख दिया। इस पे टेंशन एक्सेलरेशन का डॉट लिखो T ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर, पॉजिटिव लिख दिया TA, और इसको जीरो कर दो। तो TA टेंशन और एक्सेलरेशन उसका जो डॉट रहेगा हमेशा, और उसका जो सम रहेगा सभी मासेस के लिए, वो नेट सम जीरो आएगा। वो लिखा वर्चुअल वर्क वाली स्टेटमेंट है मैंने, कोई नई बात नहीं बताई इसमें।
अच्छा तो T1 बराबर 2T2 भी है, तो यहाँ माइनस 2T2 लिख दिया मैंने। A1 बराबर हो जाएगा, इसको उधर भेज दो, माइनस T2 और A2, ये कैंसल आउट हो गया, ये भी कैंसल आउट हो गया, तो 2A1 बराबर आ गया A2। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको। एक्सेलरेशन में हमें एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। अब भाई साहब थोड़ा सा जो अपना फोर्सेस लग रहे हैं उनकी वजह से जो मोशन हो रही है उसको भी समझ लेते हैं। अभी तो हमारे सिर्फ एक्सेलरेशन का रिलेशन पता चला है। ये m1g होगा जी, ये नीचे की तरफ m2g होगा जी। जी सर बिल्कुल सही बात है। इसके टुकड़े होंगे, ये थीटा रहेगा जी, ये थीटा तो ये थीटा रहेगा, तो भाई परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन m1g cos थीटा आ जाएगा जी, और इधर m1g sin थीटा आ जाएगा जी, ठीक है। जी सर बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है। बस और तो कुछ है ही नहीं, ऊपर नॉर्मल आ जाएगा n1, ये तो कांटेक्ट में ही नहीं है, ठीक। अब परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन जो है मोशन हो नहीं रही है, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स बराबर है, मतलब n1 बराबर है किसके, m1g cos थीटा के, ठीक है। और क्योंकि ये a1 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये वाला फोर्स बड़ा है, ये वाला फोर्स छोटा, दिस माइनस दिस, ये नेट फोर्स हो जाएगा। तो भैया अलोंग द इंक्लाइन नेट फोर्स होगा m1g sin थीटा माइनस T1, टेंशन T1 है ना भाई इधर, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा नेट फोर्स मास ऑफ 1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 1। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है, तो इस पे अगर इसका FBD बनाओगे तो इस पे एक ही फोर्स लग रहा है T2 ऊपर, मतलब बना देता हूँ मैं। अगर आप इस M2 का FBD देखोगे ना फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस पे सिर्फ M2G लग रहा है नीचे, और इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है T2, और तो कोई फोर्स नहीं है। देख लो देख लो, और तो कोई फोर्स नहीं है। FBD में हम क्या करते हैं, आप सभी को याद होगा, एक ही स्टेटमेंट बोली थी, जितने फोर्स लग रहे हैं उनको दिखा दो विद डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है ना, अरे क्लियर है ना सभी लोगों को यहाँ तक की बात, ठीक। चलो, तो क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है A2 एक्सेलरेशन से, तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला फोर्स छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो T2 माइनस M2G बराबर आ जाएगा, नेट फोर्स हो गया इस पे, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मेरे पास A1 A2 में एक रिलेशन है, मेरे पास T1 T2 में एक रिलेशन है। वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। m1 को रख देता हूँ, चलो पीछे वाले पेज पे अपन लोग कर लेते हैं एक बारी। m1g sin थीटा माइनस T1 बराबर m1 A1, और T2 माइनस M2G, ये M2 A2 था, ठीक है। T1 बराबर जो है बेटा वो 2T2 था क्या, T1 बराबर जो है वो 2T2 था, यहाँ पे 2T2 लिख रहा हूँ। तो अपने पास इक्वेशन बनेगी m1g sin थीटा माइनस 2T2 बराबर m1, और A1 की जगह मैं A2/2 लिख सकता हूँ, लेकिन ठीक है A1 लिख देता हूँ, क्योंकि A2 बराबर 2A1 है, क्योंकि A2 बराबर 2A1 है, देख लो भैया, या हाँ A2 बराबर 2A1 है, तो A2 की जगह 2A1 लिख दूंगा मैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये आ गया T2 माइनस M2G बराबर M2 इंटू 2A1, ठीक है। अब यार मैं इसको अगर इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं नीचे वाली को, और दोनों को जोड़ दूं, तो T2 से T2 कैंसल आउट हो जाएगा, मुझे एक्सेलरेशन निकालने ना दोनों के, ठीक है। तो मैंने क्या किया, L है, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने इधर भी 2 लिख दिया और इधर भी 2 लिख दिया, फ़र्क तो पड़ा ना नहीं उससे, पड़ेगा क्या, अरे तो कैंसल आउट हो जाएगा ना, नीचे वाली इक्वेशन को पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इधर उधर, तो कैंसल आउट हो जाएगा, फ़र्क तो पड़ा नहीं। लेकिन हाँ मज़ा आ जाएगा, कैसे मज़ा आ जाएगा देख ले, m1g sin थीटा माइनस 2T2 बराबर m1 A1, और ये आ जाएगा 2T2 माइनस 2M2G बराबर 4M2 A1, ठीक है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ये 2T2 से ये 2T2 कैंसल आउट हो गया। m1 की वैल्यू कुछ दे रखी है क्या, m2 इज नीटा टाइम्स ग्रेट एज मास m1, अच्छा m2 बड़ा है, ठीक है,
तो हो सकता है सिस्टम नीचे फॉल कर रहा हो, ठीक है, वो आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा उससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मतलब वो नेगेटिव आ जाएगा बस, और तो क्या, सिस्टम नीचे फॉल कर रहा होगा बस, उससे फर्क पड़ता नहीं कुछ भी, कि वैल्यूज दी होती तो अपने आप वैल्यू नेगेटिव आ जाती, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल। तो m2 की वैल्यू है, m2 इज नीटा टाइम ग्रेट एज द मास m1, ठीक है, तो m1 जी साइन थीटा एज इट इज, बिल्कुल माइनस ऐड किया है ना, तो 2 m2 की जगह लिख दिया ईटा m1 इंटू जी बराबर m1 a1 प्लस 4 नीटा m1 a1। यहाँ से a1 की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास, यहाँ से a1 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ये अपने पास m1 इधर कॉमन आएगा, m1 इधर कॉमन आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया ना कैंसिल आउट, हो गया क्या कैंसिल आउट, अरे हो गया क्या कैंसिल आउट बेटा, हो गया क्या कैंसिल आउट, ठीक है, हो गया ना, सही है। तो g साइन थीटा माइनस 2ng अपॉन 1 प्लस 4n, a1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से कितनी आ जाएगी a1 की वैल्यू, g साइन थीटा माइनस 2 नीटा g अपॉन, उधर a1 कॉमन लूंगा तो 1 प्लस 4n आ जाएगा, ठीक है, यही आ रहा है, यही आ रहा है ना, ठीक है। एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता, पता होगा आप लोगों को, देख लो कर रहा है क्या, अरे कर रहा है क्या, एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड, मास का तो कोई नामो निशान ही नहीं है यहाँ पे, मास की तो कोई बात ही नहीं कर रहा गुरु, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मास इन एक्सेलरेशन, और यहाँ पे हमें यही चीज़ें सीखनी है। इंक्लाइन पे जब हम रखते हैं, ठीक है, किसी मास को और फ्री छोड़ते तो आपको पता है जी साइन थीटा था उसका एक्सेलरेशन, डिपेंड ही नहीं कर रहा था मास पे, तुम कोई सा भी मास रखो एक्सेलरेशन उसका जी साइन थीटा ही रहेगा नीचे की तरफ, ठीक है। खैर सवाल आई होप आप लोगों को सबको समझ में आई गया है। चलिए जी, हाँ ये एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और जैसा हमने अभी कराया था थोड़ी देर पहले आपको सिस्टम पे, m1 m2 दोनों की वैल्यू दी हुई है। चलो जी सॉल्व कर लेते हैं इसको। दो ब्लॉक है m1 और m2 प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन, और इनको रिलीज करेंगे रेस्ट से। तो पहले तो ये डिसाइड करना है कि सिस्टम चलेगा किधर, दूसरी चीज़ हमें ये डिसाइड करनी है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, तीसरी चीज़ हमें ये निकालनी है कि नेट फोर्स कितना होगा पुली के ऊपर जो दोनों स्ट्रिंग मिलके लगा रही होंगी। तो ये अच्छा सवाल है, इस सवाल को कर लेते हैं बेटा। ये √3 किलोग्राम है, ये 1 किलोग्राम है, ये 30 है, 60 है। देखो आ जाओ फटाफट से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये 30 है, ठीक है एंगल, और ये 60 है। दिस इज 60, दिस इज 30, ठीक है ना। और यहाँ पे है एक फिक्स पुली, क्या है यहाँ पे एक फिक्स पुली है, ठीक है, पुली फिक्स है। इस पे है एक मास m1, ठीक है, थोड़ी छोटी बनानी पड़ेगी पुली बेटा, है ना। ये m2 मान लेते हैं, ये फिक्स पुली है, ठीक है। ये √3 किलोग्राम है और ये 1 किलोग्राम है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है बेटा, वही फोर्सेस लिखने, है ना। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, हमें टेंशन निकालनी है, और टेंशन के द्वारा पुली पे फोर्स भी निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले हमने इसका वेट लगाया जी नीचे mg, यानी कि √3g, और इसका भी लगा दिया हमने 1 kg, यानी कि सिर्फ g, 1g मतलब g, ठीक है। कंपोनेंट किए परपेंडिकुलर एंड अलोंग द इंक्लाइन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन एंड अलोंग द इंक्लाइन, ठीक है। ये √3g cos 30 आ गया, क्योंकि ये थीटा होता है तो ये एंगल भी थीटा होता है, अब तक तो चमक चुका होगा। ये √3g sin थीटा आ गया, ठीक। और भैया जी इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल भी ऊपर लग गया n1, इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल ऊपर लग गया n2। g ये 60 है तो ये 60 है, cos 60
वेट का कंपोनेंट और g sin 60 वेट का कंपोनेंट। रस्सी सेम है, पुली मूव नहीं कर रही है, टेंशन T रहेगी, इधर भी T इधर भी T। अगर मैं बात करूं इस मास के लिए तो टेंशन T इधर, बात करूं इस मास के लिए तो टेंशन T इधर, टेंशन तो सेम है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब हमें ये पता नहीं है कि सिस्टम मूव किधर करेगा, पता है क्या, लेकिन हमें डेटा दिया हुआ है। अब यहां अज्यूम नहीं करेंगे हम कि मान लो सिस्टम इधर मूव हो रही है, ऐसे क्यों अज्यूम करें भाई। अब निकालना पड़ेगा कि सिस्टम किधर मूव करेगा, ठीक है। इसकी ट्रिक भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या ट्रिक हो सकती है इसकी। बेटा देखो, मेरे को एक चीज तो पता है, क्या पता है कि टेंशन और एक्सेलरेशन जो है उसका डॉट प्रोडक्ट का सम 0 होगा, ये तो सीखा है। तो मैं मान रहा हूं इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ a1, सुन लेना, और इसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ a2। ऑब्वियस सी बात है, नीचे जाएगा तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा भाई, एक ही रस्सी से जुड़े हुए, फील करके देखो, तुम इसे पकड़ के खींचोगे तो ये ऊपर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, इमेजिन करने वाली बात है ना। तो मैंने लिखा भैया एक्सेलरेशन नीचे, टेंशन इधर है, -t इंटू a1, इसमें एक्सेलरेशन भी ऊपर टेंशन भी ऊपर, तो +t इंटू a2 बराबर 0, और तो कोई मास है ही नहीं, तो a1 बराबर a2 आ गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं ये बताना चाह रहा था कि दो मास एक रस्सी से जुड़े हुए हों और पुली मूव नहीं कर रही हो तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, वो प्रूव भी हो गया है। मतलब जितने से नीचे आएगा उतने से ऊपर चढ़ेगा, बस खत्म कहानी। तो इसका एक्सेलरेशन a1 भी a है और a2 भी a है, ठीक है। पहली चीज हमें जो समझ में आई और हमें पता चली, ठीक, ओके। दूसरी चीज भाई, आप है ना इसको, क्योंकि सेम एक्सेलरेशन है तो इसको सिस्टम मान सकते हो, ये भी बताया हुआ है। दो ब्लॉक एक रस्सी से जुड़े हुए हों, दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हों, क्या दोनों को सिस्टम मान सकते हो, पूरे को एक सिस्टम मान सकते हो? बिल्कुल मान सकते हो बेटा, बिल्कुल मान सकते हो। इसमें कोई मतलब कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। इसमें है क्या कोई घबराने वाली बात? अरे है क्या, तुमने तो माना है वो कि वो नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, क्या ऐसा सही में ट्रू है? क्या ऐसा होगा? सही में सोच के देखो। n1 बराबर √3g cos 30 है, n2 बराबर g cos 60 है, ये तो चलता रहेगा। ये परपेंडिकुलर वाले फोर्सेस को तो मैं धीरे धीरे लिखना ही बंद कर दूंगा, क्योंकि इनकी तो यूज भी नहीं है ना। अलोंग द इंक्लाइन मामला देखो, क्या मामला देखना है आपको? अलोंग द इंक्लाइन मामला देखना है बेटा। इस पर टेंशन लग रही है पीछे की तरफ t, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ √3g sin 30। sin 30 होता है 1/2 और g की वैल्यू होती है 10, तो 1/2 इंटू 10 हो गया 5, तो 5√3 फोर्स लग रहा है नीचे और टेंशन लग रही है इधर। सोचो, 5√3 फोर्स लग रहा है नीचे और टेंशन लग रही है इधर, ठीक है। इसकी भी बात कर लेते हैं। वह एक्सेलरेशन में मास का तो कोई रोल नहीं होता, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, मास से तो फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। इस पर टेंशन लग रही थी ऊपर और इसका एक्सेलरेशन है नीचे, मतलब सॉरी, एक फोर्स से टेंशन ऊपर और एक फोर्स से नीचे, g sin 60। g की वैल्यू है बेटा अपनी 10 और sin 60 है √3/2, तो ये फिर से 5√3 आ गया, ठीक है। अच्छा यार, उस पे भी फोर्स 5√3 और t है, इस पे भी फोर्स t और 5√3 है ना, सेम फोर्स लग रहे हैं, फिर कैसे एक्सेलरेट करेगा सिस्टम? यही कहानी होगी ना। तुम किधर भी इसको मान के एक्सेलरेट करके, मान के इक्वेशन लिख के पूरा सॉल्यूशन बना सकते हो। स्टिल तुमने उधर माना है ना, वो आना जो भी होगा ना वो आ जाएगा। मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा ये बात कि बिना सोचे भी तुम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। बट हमें हर सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ इंट्यूशन फील होना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे छोटा सा। हम ना जब भी ऐसे सवाल होंगे, सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो हम मान लेंगे इसको एक सिस्टम, इस पूरे को मान लिया। क्या मान लिया? इसको सिस्टम मान लिया, ठीक है। अरे ये पूरा का पूरा दोनों मास और रस्सी का सिस्टम है। अब इंटरनल फोर्स तो बेटा एक्सेलरेट करवाएंगे नहीं सिस्टम को, तो हमने पहले ही बता दिया मेरे अंदर दुनिया भर के इंटरनल फोर्स लग रहे हैं, लेकिन मैं मूव तो नहीं कर रहा, खड़ा हूं। लेकिन कोई बाहर से धक्का देगा तो मैं चल दूंगा आगे, यही है ना, ये तो बताया था, ये समझाया था ना। तो इंटरनल फोर्स जो है वो है टेंशन, कोई दिक्कत ही नहीं। बाहर से खींचने वाले फोर्स जो है ना, वो फोर्स इसको खींच रहा है √3g sin 30 और इसको खींच रहा है g sin 60। मतलब सोच के देखो आप कि एक ब्लॉक ऐसे है
ठीक है, ऐसे रस्सी जुड़ी हुई है और दूसरा ब्लॉक ऐसे है, इसको खींच रहा है एक फोर्स इधर, मतलब ये सिस्टम है, सिस्टम के अंदर की बात कर रहा हूँ, ये फोर्स है √3 और 5, ठीक है, और ये भी फोर्स है 5 × √3, ठीक है। मतलब आपने एक उस पर ऐसे इधर ऐसे और ऐसे ब्लॉक रख दिए, ठीक है। अब आप इधर से जितना फोर्स लगा रहे हो उतना ही उधर से लगा रहे हो, दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा रहे हो, तो गारंटी है दोनों ब्लॉक कहीं नहीं मूव करेंगे। गारंटी है इस चीज की, तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 आ गया, बिना इक्वेशन लिखे प्रूव हुई ये बात, बिना इक्वेशन लिखे हुए। क्योंकि नेट पुलिंग फोर्स जिस तरफ होगा ना, नेट पुलिंग फोर्स, अगर ये बड़ा होता ये छोटा होता तो सिस्टम ऐसे मूव करता, ये बड़ा होता ये छोटा होता तो सिस्टम ऐसे मूव करता, मतलब ये मास नीचे जाता ये ऊपर जाता। अगर ये बड़ा होता है छोटा होता इस पे फोर्स, तो भैया ये मास ऐसे चलता और ये मास ऐसे चलता, दोनों तरफ बराबर है, मतलब दोनों मास रेस्ट पे रहेंगे, दोनों मास रेस्ट पे रहेंगे। बिना इक्वेशन लिखे हुए आप ये चीज प्रूव कर सकते हो और ये चीज प्रिडिक्ट कर सकते हो बिना इक्वेशन लिखे। लेकिन अगर आपको जस्ट इन केस किसी बच्चे को भाई इंट्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है, नेट फोर्स लिखा नहीं जा रहा, सिस्टम कंसीडर नहीं किया जा रहा, ऑब्वियसली दैट ऑब्वियसली कम्स विद प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करोगे इनफ तो हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा बेटा, ठीक है, सीधी सी बात है। IIT ये हलवा तो है नहीं, कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने एक काम किया, मैं इसमें ना इक्वेशन लिखता हूं। मैंने माना है, ऐसा प्रूव नहीं है अभी तक, मैंने माना है कि वो नीचे जा रहा है ये ऊपर जा रहा है, चेक कर लेते हैं। अरे भाई चेक कर लेते हैं, ठीक है। वही होता है ना कि किसी भी, जैसे मान लो कि अब गाय और बैल दोनों दिखने में एक जैसे ही होते हैं, लेकिन दूध कौन देगा ये तो हम चेक करके बता सकते हैं ना, तो चेक करना पड़ेगा, हम ऐसे एक साथ दिख के बोल नहीं सकते ना कि भाई ठीक है हो गया काम। चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं। तो भाई अगर वो नीचे जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स बड़ा, ऊपर वाला फोर्स छोटा, तो भैया √3 g sin 30 हो गया 5, तो 5√3 माइनस t, ये नेट फोर्स हो गया, बराबर हो गया √3 × a, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये नेट फोर्स। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा नीचे वाला छोटा होगा, अगर ये ऊपर जा रहा है तो t माइनस 5√3, ये भी 5√3 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 1 × a, 1 × a लिख दो, ये की बात है। दोनों को ऐड कर दो, 0 बराबर आ गया 1 + √3a, और एक्सेलरेशन का मतलब 0, आगे नहीं आ गया एक्सेलरेशन की इक्वेशन 0। तो ये तो फील करके भी किया जा सकता है, नहीं तो भाई तुम्हारी मर्जी है, 2 लाइन फालतू लिखनी लिख दो, काम तो वही है। एक्सेलरेशन का 0 आने का मतलब ये कि दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे थे और रेस्ट पे ही रहेंगे। एक्सेलरेशन का 0 का मतलब ये वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, दोनों ब्लॉक रेस्ट पे थे, वह रेस्ट पे ही रहेंगे, ठीक है सर। तो दोनों ब्लॉक रेस्ट पे है, ठीक है। तो पहले का आंसर आ गया हमारे पास। दूसरे का निकालना है कि टेंशन कितनी होगी, तो क्योंकि रेस्ट पे है, बैलेंस है दोनों, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स के बराबर, टेंशन आ गई इसमें अपने पास में 5√3, ठीक है। चाहे वैल्यू पुट कर लो, यहाँ a की वैल्यू 0 रखो तो टेंशन बराबर आ जाएगी 5√3 न्यूटन, ठीक है। अरे अगर ये मूव ही नहीं करना ऊपर नीचे, मतलब ये फोर्स और ये फोर्स बराबर है, मतलब ये फोर्स और ये फोर्स बराबर है, दोनों तरफ से देख लो, टेंशन उधर भी 5√3 इधर भी 5√3, बस खत्म, एक ही तो रस्सी है, एक ही टेंशन रहेगी, हमें बताए बात। अच्छा, पुली पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, ये पुली है, इस पुली को रस्सी दबा रही है बेटा कुछ ऐसे यहां से, है ना, और कुछ ऐसे यहां से, ठीक है। इधर टेंशन है T, इधर टेंशन है T, टेंशन एक फोर्स है, फोर्स का हम रिजल्टेंट निकालते हैं, नेट निकालते हैं, तो बेटा एंगल जरूर कंसीडर करते हैं, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर सम से ही होगा। ये 30, ये 60, तो ये 90, मतलब दो टेंशन के फोर्स लग रहे हैं 90 डिग्री पे, और दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा बेटा कितना आ जाएगा, दो सेम फोर्स 90 डिग्री पे लग रहे हो, √2 टाइम्स फोर्स कर देते हैं, या फिर खुद सीख लो अब, √t² + t², यानी कि √2 टाइम्स t, t की वैल्यू वो रख दो, यहां पे आ गया नेट फोर्स पुली के ऊपर, आ गया बेटा नेट फोर्स किसके ऊपर, पुली के ऊपर, ठीक है। चलो, तो मेरे हिसाब से यहां तक की बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। ये अभी मैं आपको सवाल दे रहा हूं और ये लेक्चर को मैं छोटा ही रख रहा हूं ताकि आप लोग प्रैक्टिस ज्यादा कर पाए। नेक्स्ट लेक्चर विल बी अ लॉन्ग लेक्चर और उसमें हम स्प्रिंग फोर्स वगैरह की चर्चा करेंगे। ये सब कहानी बिल्कुल बहुत जल्द खत्म होने वाली है। पहला सवाल ये है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक फाइंड करना है आप लोगों को, ठीक है, सभी लोगों को फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, तीनों का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ये पुली मूवेबल है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान लेना एक्सेलरेशन और इक्वेशन लिख देना, टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट का सम 0 करके काम हो जाएगा आराम से, ठीक है। कमेंट में जरूर आंसर करना है इसको। ये क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी मैं बताने जा रहा हूं।
दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। ये बेटा बहुत आते हैं ये सवाल जेईई मेन में इस तरह के। ठीक है, ठीक, चलिए तो ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों का आपको आंसर करना है। और इस लेक्चर को छोटा रखने का रीजन है आपको ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ था कि सर एचसीवी को कैसे सॉल्व करना है, उसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। ठीक है बेटा, एचसीवी सॉल्व करने की कोशिश करो आप, अगर नहीं हो रही है तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और हो रही है तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, लेक्चर्स ध्यान से अटेंड करने। ठीक है, बाकी कोशिश करना एचसीवी सॉल्व करने की आप सभी लोग, ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद में बिना फ्रिक्शन वाले सवाल, फ्रिक्शन पे मत जाना अभी उसमें। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द। तब तक के लिए बेटा क्वेश्चंस अपने लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।